In the name of Allah, the most beneficent and the merciful, I hope all of the students will be safe and perfectly fine. Today, you will learn about some examples related to the permutations and combination. First of all, we have a topic permutations with repeated objects, such as permutations of things not all different. इस टॉपिक में हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के नंबर ऑफ मेथड्स अक्कर होने के देखेंगे कि जिसमें कुछ ना कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होंगे वो सेम होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहा है कि आउट ऑफ n थिंग्स, कि हमारे पास कोई n ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें से n1 जो ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सेम होंगे। यानी कि वो n1 अगर फॉर एग्ज़ाम्पल टोटल आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं तो उसमें से 2 ऑब्जेक्ट्स जो हो सकते हैं वो सेम हो सकते हैं, वो एक काइंड के होंगे। और उस तरह से n2 थिंग्स अलाइक ऑफ सेकंड काइंड, इसमें से 2 अगर पहले 2 थे तो जो बाकी जो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक काइंड के हो सकते हैं। इसी तरह से बाकी आपके पास 5 बचते हैं तो 5 एक काइंड के हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर डिफरेंट टोटल हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हों तो अगर वो n1 जो हैं वो एक काइंड के हैं, उनमें से n2 दूसरी काइंड के हैं और n3 तीसरी काइंड के हैं, तो हम क्या करेंगे, उनकी नंबर ऑफ़ परमुटेशंस किस तरह से लिखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ़ ऑब्जेक्ट्स हैं वो ऊपर n लिखा आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे n लिखा हुआ है, और जो जितनी भी काइंड्स के हैं वो n1 n2 n3 नीचे लिख देंगे और ऐसे ये ब्रैकेट मेंशन कर देंगे। तो इसको सॉल्व आउट कैसे करना है कि ऊपर n है तो और नोमिनेटर में n फैक्टोरियल आ जाएगा, नीचे n1 फैक्टोरियल है तो n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल और n3 फैक्टोरियल आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पे n1, n2, n3 मेंशन है। तो जो भी यहाँ पे वैल्यूज़ नीचे मेंशन होगी उन्हीं के फैक्टोरियल्स यहाँ पे नीचे मेंशन आप कर देंगे। अब एक एग्ज़ाम्पल है हमारे पास, वो कह रहा है कि डिफरेंट परमुटेशंस ऑफ 4 थिंग्स। अब 4 थिंग्स कौन कौन सी हैं कि ए, फिर से ए है और तीसरे नंबर पे भी ए है और बाद में बी है। तो आपने इन 4 थिंग्स को या फिर 4 डिजिट्स की परमुटेशंस फाइंड करनी है। अब आपके पास ये 4 डिजिट्स हैं और उसमें से टोटल तो 4 डिजिट्स हैं और उसमें से जो 3 डिजिट्स हैं वो सेम है। तो ये पहली काइंड के ये जो डिजिट्स हैं वो 3 है और जो दूसरी काइंड का डिजिट है वो बी है, वो 1 ही है। तो टोटल आपके पास 4 डिजिट्स हैं तो ऊपर 4 आ जाएगा और पहली काइंड का जो डिजिट है वो रिपीट हो रहा है यहाँ पे, तो वो ए है। तो ए हमारे पास 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे और बी हमारे पास 1 है तो नीचे 1 लिख देंगे। तो इनको आपने सॉल्व कैसे करना है कि ऊपर 4 फैक्टोरियल आएगा, नीचे 3 फैक्टोरियल आ जाएगा और साथ में 1 फैक्टोरियल आ जाएगा। 1 फैक्टोरियल को लिखना है, वैसे यहाँ पे स्किप किया हुआ है क्योंकि वो ऑलरेडी उसकी वैल्यू 1 ही होती है। तो फिर आपने 4 फैक्टोरियल को यहाँ पे 4 3 2 1 की फॉर्म में लिख देना और इस तरह से 3 फैक्टोरियल को लिख देना है 3 2 1 की फॉर्म में। तो ये कैंसलेशन करके आपके पास 4 आंसर आ जाएगा। अब उसको उसने मोर एक्सप्लेन किया हुआ है कि ये जो परमुटेशन है कि 3 टाइम तो ए आ रहा है फिर बी आ रहा है कि ए इसमें 3 मरतबा रिपीट हो रहा है और बी सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है। तो इसकी परमुटेशन में आप इसको किस तरह से लिख सकते हैं, आप पहली तो यही फॉर्म हो सकती है कि पहले 3 कंसेक्टिवली ए आएगा फिर बी आएगा, फिर 2 मरतबा ए आ सकता है, बाद में बी आ जाए, फिर से तीसरा ए आ जाए।
ऐसा भी हो सकता है कि पहले ए आए फिर बी आए फिर दो वो जो ए हैं वो आ जाए, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि सबसे पहले बी आ जाए फिर वो तीनों ए आ जाए। तो ये टोटल 4 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं जब आपके पास टोटल ऑब्जेक्ट्स में से कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट्स हों जो कि सेम हों, तो ये फार्मूला यूज़ होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 14 है वो कह रहा है कि हाउ मैनी अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स टेकन ऑल टुगेदर कैन बी मेड। ये एक पाकपतन वर्ड दिया हुआ है और एक पाकिस्तान दिया हुआ है। तो पहले आप काउंट कर लें कि पाकपतन में कितने वर्ड यूज़ हो रहे हैं। ये आई थिंक ये 9 वर्ड्स यूज़ होंगे, 9 लेटर्स यूज़ होंगे। तो इस पाकपतन में 9 लेटर्स यूज़ हो रहे हैं, टोटल तो 9 आ जाएंगे। अब आपने देखना, वो कह रहा है कि पाकपतन में जितने लेटर यूज़ हुए हैं तो इन लेटर्स को यूज़ करके आप कितनी परमोटेशन बना सकते हैं कि कितने वे से इसको अरेंज करके लिखा जा सकता है। तो टोटल तो 9 होंगे। तो अब आपने देखना है कि हर लेटर कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो हमारे पास पहले ए है वो 3 टाइम आ रहा है, ऊपर तो 9 आएगा तो नीचे 3 एक आ जाएगा। फिर आपने देख लेना है कि पी कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, तो पी हमारे पास 2 मरतबा रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। फिर आपने देखना है कि टी कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, तो टी भी 2 मरतबा रिपीट हो रहा है तो उसकी जगह भी 2 आ जाएगा। और के हमारे पास सिंगल टाइम है और एन भी हमारे पास सिंगल टाइम है तो उनकी जगह 1 आ जाएगा। तो फिर आपने ऊपर 9 फैक्टोरियल लिखना है, नीचे 3 फैक्टोरियल, और फिर 2 फैक्टोरियल लिखेंगे क्योंकि नीचे 2 है, फिर से 2 फैक्टोरियल लिखेंगे क्योंकि नीचे 2 रिपीट हो रहा है। तो 1 फैक्टोरियल को लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपने इसको सॉल्व करके ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से पाकिस्तान वर्ड में जो लेटर्स हैं वो टोटल 8 लेटर्स हैं। तो 8 लेटर्स टोटल हैं, यहाँ पे 8 ऊपर लिखा आएगा। तो इसमें आपने देख लेना है कि 1 बाय 1 पी कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है, और पी तो हमारे पास सिंगल टाइम ही रिपीट हो रहा है तो उसकी जगह यहाँ पे नीचे 1 आ जाएगा। उसने 1 नहीं है यहाँ पे मेंशन किया हुआ तो उसका कोई रोल नहीं होता। ए हमारे पास 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 2 नीचे आ जाएगा। के भी सिंगल टाइम है, आई भी सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है, एस भी सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है, और टी भी सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है, एन भी सिंगल टाइम रिपीट हो रहा है। तो सिर्फ यहाँ पे ए ही ऐसा लेटर है जो कि 2 टाइम रिपीट हो रहा है, बाकी सारे सिंगल टाइम रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए उसने सिर्फ यहाँ पे 2 ही लिखा हुआ है। तो आपने ऊपर 8 लिखना है फैक्टोरियल की फॉर्म में और नीचे 2 लिख के फैक्टोरियल की फॉर्म में इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट ये सेम उसी तरह की एग्जांपल है जिसमें ये एक लेटर्स की हमने परमुटेशंस लिखनी है, जिसमें वो कह रहा है कि हाउ मैनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड पानामा। यहाँ पे पानामा ये वर्ड दिया हुआ है, कैन बी मेड इफ़ पी इज़ टू बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। अब कह रहा है कि आपका जो पी है वो आपने जितने भी आपने परमुटेशंस लेनी है या फिर जितनी भी आपने अरेंजमेंट लेनी है उसमें पी आपका जो लेटर होगा वो फर्स्ट नंबर पे आएगा, बाकी वो रेंज वो चेंज होते रहेंगे। पी आपने पहले रखना है, बाद में उसके बाद ए भी आ सकता है, एन भी आ सकता है और एम भी आ सकता है। इस तरह से डिफरेंट आपने अरेंजमेंट रखनी है। अब टोटल तो हमारे पास पानामा में 5 और 6 ये 6 लेटर्स हैं हमारे पास। तो हमने यहाँ पे ऊपर 6 नहीं लिख लेना। अब हमने एक तो जो लेटर है पी उसको तो फिक्स कर दिया, तो वो पहली जगह पे रहेगा अपनी पहली पोजीशन पे, और बाकी जो पोजीशन है वो चेंज होती रहेंगी। तो बाकी पोजीशन में चेंज होने के लिए जितने लेटर्स यूज़ होंगे वो 5 बचते हैं। तो फिर इसलिए हम यहाँ पे ऊपर 5 लिखेंगे। और फिर बाद में हमारे पास जो ए है, फिर आपने देख लेना है कि जो 5 बचते हैं उनमें से जो रिपीट हो रहे हैं वो कितने हैं। तो रिपीट यहाँ पे जो हो रहे हैं वो 3 रिपीट हो रहे हैं।
ए जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और एन और एम सिंगल टाइम रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा। तो इसी तरह से आपने फैक्टोरियल की फॉर्म लिख के इसको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल है वो कह रहा है कि हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर दैन, यहाँ पे लिखा हुआ 10 लाख कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम दी डिजिट्स। ये इन डिजिट्स को यूज़ करके कह रहा है कि हम कितने नंबर्स बना सकते हैं कि जिनकी वैल्यू 10 लाख से जो ग्रेटर होगी। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में वो कह रहा है कि जब हम ये आप देख सकते हैं कि जिन डिजिट्स को हमने यूज़ करके परमुटेशन बनानी है वो 0 और 3 टाइम 2 यूज़ हो रहा है, और 3 सिंगल टाइम यूज़ हो रहा है, और 4 डबल टाइम यूज़ हो रहा है। तो जब हम 2 को पहली पोजीशन पे फिक्स कर लेते हैं, वो कह रहा है कि नोट दैट व्हेन वन ऑफ द टूज़, यानी कि ये तीनों जो टूज़ हैं, जो 3 मरतबा 2 2 आ रहा है, तो इनमें से जब हम किसी एक 2 को फिक्स कर लेंगे पहली पोजीशन पे, तो जो रिमेनिंग हमारे पास डिजिट्स बचते हैं वो क्या बचते हैं कि 2 मरतबा 2 2 आएगा, क्योंकि पहले तो हमने 2 को फिक्स कर लिया है, और फिर 3 आ जाएगा, फिर डबल टाइम 4 आ जाएगा, और फिर 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास टोटल तो जो टूज़ हैं, जो 2 2 यहाँ पे रिपीट हो रहा है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है, तो एक मरतबा तो आपने 2 को फिक्स कर दिया, तो बाकी जो डिजिट बचते हैं वो 2 टाइम 2s होंगे, फिर 3 आएगा, फिर 2 टाइम्स 4 होगा, और फिर बाद में 0 होगा। तो ये आपके पास बचते हैं। तो फिर आपने इनकी वो किस तरह से क्या लें कि नंबर ऑफ जो है कितने आपने नंबर्स कह रहा है कि जो हमने नंबर्स ग्रेटर दैन 10 लाख फाइंड करने, तो हमने सबसे पहले 2 को फिक्स किया हुआ है। अगर 2 को फिक्स कर लिया तो यहाँ पे जो टोटल नंबर हैं, जो टोटल लेटर हैं वो 3 3 6 और टोटल 7 है। तो एक को तो 2 को हमने फिक्स कर लिया। तो केस 1 में हमारे पास क्या होगा कि हमने 2 को पहली पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, लेफ़्ट पे हमने उसको फिक्स कर लिया, तो बाकी हमारे पास यहाँ पे 6 लेटर्स बचते हैं, तो 6 ऊपर आएगा। फिर आपने जो बचते हैं, जो यहाँ पे हमारे पास थे 2 2 3 डबल 4 था, फिर 0 था, फिर इसमें देख लेना कि कौन से डिजिट कितनी मरतबा रिपीट हो रहे हैं। तो 2 यहाँ पे 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और इसी तरह से 4 भी 2 टाइम रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे फिर से 2 आ जाएगा, और 3 1 टाइम रिपीट हो रहा है यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 0 भी 1 टाइम रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये 180 आ जाएगा। अब सेकंड केस में अगर हम 3 को फिक्स कर लें पहली पोजीशन पे, तो हमारे पास 3 को पहली पोजीशन पे फिक्स करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग लेटर बचते हैं वो 3 टाइम 2 2 आएगा, फिर डबल टाइम 4 4 आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा। तो फिर आपने क्या करना है कि ऊपर तो 6 ही लिखेंगे, क्योंकि पहले तो आपके पास 7 थे, फिर आपने एक फिक्स कर दिया तो बाद में 6 बच गए। अब जो इनमें से देख लेना है कि आप जो कौन सा लेटर कितनी मरतबा रिपीट हो रहा है। तो 2 जो है वो 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, फिर 4 जो है वो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, और इसी तरह से जो 0 है वो 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इसको आपने सॉल्व कर लेना है। जो नेक्स्ट केस बनता है वो ये है कि अगर आप पहले 4 को फिक्स कर लें, अगर 4 को फिक्स करते हैं तो हमारे पास ये रिमेनिंग डिजिट बचते हैं। 3 टाइम 2 2 आएगा, 1 टाइम 3 आएगा, 1 टाइम ही 4 आएगा, और 1 टाइम ही 0 आ जाएगा। तो ऊपर तो 6 ही रहेगा। फिर आपने देखना है कि इसमें 2 2 3 टाइम रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, बाकी 3 4 0 ये 1 टाइम रिपीट हो रहे हैं तो यहाँ पे 1 1 आ जाएगा नीचे, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर आपने इसको सॉल्व कर लेना। तो जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ बनती है, तो इन तीनों केसेस में जितनी भी वैल्यूज़ आई हुई हैं
तो आपने इन सबको एडअप करके ये आंसर फाइंड कर लेना। नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कह रहा है कि आ कॉइन इज़ फ्लिप्ड 8 टाइम्स। एक हमारे पास कॉइन है जिसको हम फ्लिप करते हैं 8 मरतबा। वेयर ईच फ्लिप कम्स अप अदर हेड्स और टेल्स। जब भी कहता है कि कॉइन को आपने फेंकना है ऊपर की तरफ, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगी, ये एज ए आउटकम के तौर पे। पहली जो हमने चीज़ फाइंड करनी है, वो कह रहा है कि हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। वो कह रहा है कि आपने 8 कॉइन फ्लिप करने हैं, या तो हेड आता है और यहाँ पे टेल आता है, तो कितने पॉसिबल आउटकम्स आ सकते हैं। अब देखें हमारे पास, अगर हम एक कॉइन ऊपर की तरफ फ्लिप करें या फेंकें, तो अगर इसी सिंगल एक कॉइन की बात हो रही हो तो यहाँ तो हेड आता है, उसके लिए यहाँ पे टेल आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ फॉर 1 कॉइन इज़ 2, यानी कि एक कॉइन के लिए जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ है हेड या टेल अकर होने की, वो हैं 2। इसी तरह से जो दूसरा कॉइन होगा उसके पास भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हेड या टेल आने के। इसी तरह से जो थर्ड है कॉइन है, उसके पास भी 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं हेड या टेल आने के। तो ये कितने हमारे पास है टोटल कॉइन है, वो 8 हैं। तो ये 2 टाइम यहाँ पे जो 2 है वो 8 टाइम यहाँ पे रिपीट होगा। तो पहले ये जो पहला 2 लिखा हुआ है ये पहले कॉइन के लिए, जो बाद में 2 लिखा हुआ वो दूसरे कॉइन के लिए पॉसिबिलिटीज़ को शो कर रहा है, और तीसरा 2 जो है ये तीसरे कॉइन को शो कर रहा है। तो इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे 2 की पावर 8, ये 256 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वो पार्ट में कह रहा है कि हाउ मैनी कंटेन एग्जैक्टली 3 हेड्स, कि कितने कॉइन्स होंगे जो कि जिनमें वो एग्जैक्टली 3 हेड्स का मतलब है कि 3 मरतबा ही हेड आएगा, बाकी टेल वो वेरी कर सकती है। अब वो कह रहा है कि हेयर वी मेक यूज़ ऑफ रिपीटेड परमोटेशन व्हेन देयर आर एग्जैक्टली 3 हेड्स देयर मस्ट बी 5 टेल्स। अब वो कह रहा है कि जब वो उसने हमें कंडीशन लगा दी है कि एग्जैक्टली 3 हेड्स आने के वो कितने वेज हैं कि एग्जैक्टली 3 हेड्स आ सकते हैं। कि तो एग्जैक्टली अगर 3 हेड्स आते हैं तो उस जो बाकी हमारे पास कॉइन है वो 5 बच गए। तो 5 में हमारे पास फिर क्या आएगा कि टेल आ जाएगी, क्योंकि हमने सिर्फ़ और सिर्फ 3 हेड ही लेने हैं। तो बाकी 5 कॉइन के लिए हमारे पास 5 टेल्स बच जाएंगी, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ कॉइन है वो 8 हैं। तो 3 हेड में से जो आपके पास हेड हैं वो रिपीट हो रहे हैं, और इसी तरह से 5 टेल्स हैं वो भी रिपीट हो रही हैं। तो फिर वही फार्मूला लगेगा जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि ऊपर आप 8 लिख देंगे, फिर 3 ये जो है हेड के लिए रिपीट हो रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 टेल के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इनको आप फैक्टोरियल की फॉर्म में लिख के सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर आ जाएगा। जो थर्ड पार्ट है वो कह रहा है कि हाउ मैनी कंटेन सेम नंबर ऑफ हेड्स एंड सेम नंबर ऑफ टेल्स। अब वो हेड हमारे पास 4 होंगी और टेल भी हमारे पास फिर 4 होंगी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ जो कॉइन्स हैं वो 8 हैं। तो 4 हेड और 4 ही टेल के लिए 8/4 फैक्टोरियल ये इस तरह से फार्मूला बन जाएगा। सेम क्वेश्चन ये इस एग्जांपल 18 में दिया हुआ है। वो कह रहा है कि अ कॉइन इज़ फ्लिप्ड 7 टाइम। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि जहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल में 8 का वर्ड यूज़ हुआ था, अब यहाँ पे 7 का वर्ड यूज़ हुआ। तो उसी तरह से हमने लेके चलना है कि पहले तो हाउ मैनी पॉसिबल आउटकम कितने आएंगे। तो पहले 2 है वो 7 टाइम आ जाएगा। फिर आएगा कि हाउ मैनी कंटेन्स एटलीस्ट 3 हेड। वो अब यहाँ पे कह रहा है कि एटलीस्ट 3 हेड्स में क्या आएगा। एटलीस्ट 3 हेड्स का मतलब है कि कम से कम 3 हेड्स होंगे और उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं।
अब अगर कम से कम 3 हेड्स हैं तो उससे ज़्यादा 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं। तो आपने वो सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ को यूज़ करना है। अब दूसरे पार्ट में अगर एटलीस्ट 3 हेड का वर्ड यूज़ हुआ है तो एटलीस्ट पहली कंडीशन में ये होगा कि अगर पहले 3 हेड्स आ गए तो आपके पास बाद में 4 टेल बचती हैं। तो ये 7, 3 और 5 3 और 4 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे जिस तरह मेंशन है। दूसरी कंडीशन ये कि अगर आपके पास 4 हेड्स आ गए तो हो सकता है फिर 3 टेल्स आपके पास आ जाएं, क्योंकि टोटल तो 7 कॉइन्स हैं। तो 7 और 4 3 यहाँ पे मेंशन आ जाएगा। अब अगर आपके पास 5 हेड्स आ जाएं तो फिर बाकी आपके पास जो कॉइन बचते हैं वो 2 बचते हैं। तो 2 में फिर क्या आएगी, टेल आ जाएगी। तो 7, 5 और 2 यहाँ पे मेंशन आ जाएगा। अब अगर अब आपके पास 6 हेड्स आ जाएं तो बाकी एक कॉइन बचता है, तो एक कॉइन पे टेल ही होगी। तो 7, 6, 1 इस तरह से मेंशन होगा। और अगर आपके पास एटलीस्ट 3 हेड्स में सारे के सारे हेड्स ही आ जाएं तो फिर कोई आपके पास टेल नहीं बचती, क्योंकि 7 ही कॉइन्स हैं। तो 7 हेड्स आएंगे और 0 टेल आएगी। तो ये फिर यहाँ पे 7, 7, 0 यहाँ पे इस तरह से मेंशन होगा। फिर इन सभी पॉसिबिलिटीज़ को आपने यहाँ पे फैक्टोरियल के फॉर्म में जो प्रीवियस हमने फार्मूला यूज़ किया था उस तरह से मेंशन करके वो यूज़ कर लेना है। नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि हाउ मैनी कंटेन्स एट मोस्ट 3 हेड्स। वो कह रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जो हेड्स आ सकते हैं वो 3 ही आ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। अब एट मोस्ट में क्या हो सकता है कि यहाँ तो फिर वो 0 हेड भी आ सकता है, क्योंकि 3 से तो हमने बढ़ना नहीं, उससे नीचे ही रहना है। तो 3 हेड आएंगे यहाँ पे। अगर 3 हेड आ गए तो फिर 4 टेल्स आ सकती हैं। तो 7, 3, 4 आ सकता है। अगर 7 टोटल कॉइन्स हैं तो 3 हेड्स एट मोस्ट का वर्ड उसने यूज़ किया हुआ, तो इसका मतलब हमने 3 से आगे नहीं जब बढ़ना। तो फिर 2 भी हेड आ सकते हैं। अगर 2 हेड आ गए तो आपके पास 5 टेल्स होंगी। तो 7, 2, 5 ये रिलेशन बन जाएगा। अगर 1 हेड आ गया तो 6 टेल बन जाएंगी। तो 7, 1, 6 का कम्बिनेशन बन जाएगा। अगर कोई भी हमारे पास हेड नहीं आया तो सारी की सारी टेल्स ही होंगी। तो 7, 0, 7 का कम्बिनेशन बन जाएगा। तो इसी बात को उसने ये ऑर्डर पेयर में भी लिखा हुआ है कि 3H का मतलब है कि 3 हेड और 4T का मतलब है 4 टेल्स। इसी तरह से 2 हेड 5 टेल, 1 हेड 6 टेल, ये 0 हेड 7 टेल, ये सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ उसने इस फॉर्म में भी लिखी हुई हैं। तो फिर बाद में आपने इन रिलेशंस को फैक्टोरियल की शेप दे के सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास सर्कुलर परमुटेशंस है। सर्कुलर परमुटेशंस में हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ सर्कल हम अरेंज करके रखेंगे। वो कह रहा है कि पहली कंडीशन ये है कि सपोज देयर आर n पर्सन्स टू बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, देन द नंबर ऑफ डिफरेंट परमुटेशंस विल बी n-1 फैक्टोरियल। अब वो कह रहा है कि आपने n ऑब्जेक्ट्स को इन द फॉर्म ऑफ सर्कल अरेंज करके रखना है। तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे परमुटेशन के वो होंगे n-1 फैक्टोरियल। वो कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट्स हैं A, B, C। आपने तीनों को सर्कल की फॉर्म में अरेंज करके रखना है। तो आप कैसे इसको अरेंज करेंगे, आपने क्या करना है कि इन तीनों में से किसी एक को फिक्स कर लेना है कि उसकी ये एक फ़िक्स पोजीशन है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ मैं कहता हूँ कि ए को मैंने यहाँ पे रखना है और बाकी जो बी और सी हैं वो ये रिपीट होते रहेंगे। तो यहाँ तो बी की जगह पे सी आ सकता है, यहाँ पे सी की जगह पे बी आ सकता है। तो फिर ये क्या होगा कि टोटल तो 3 है, एक को तो फिक्स कर दिया तो 2 चेंज हो रहे हैं, इनकी पोजीशन चेंज हो रही है। तो हमारे पास 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो इनको अगर जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा n-1 फैक्टोरियल। इसी तरह से आप कहते हैं कि अगर यहाँ पे इसी एग्जांपल को देख लें कि ये पहले 3 ऑब्जेक्ट्स थे, इनको आपने अरेंज करके रखना है। तो जो टोटल पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं वो 2 हैं, क्योंकि 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 है। तो यहाँ तो फिर पहले AC भी आ सकता है, यहाँ फिर ये आ सकता है ABC आ सकता है। पहले ये अगर हम
इसको एंटी क्लॉकवाइज देखें तो यहाँ तो फिर ACB आ सकता है, यहाँ फिर ABC आ सकता है। तो इसी को हमने जनरल फॉर्म में n-1 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। तो ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ ABC या फिर ACB बनती हैं। अब दूसरी बात यह है कि अगर हम नेकलेस में कह रहा है कि नेकलेस एंड की रिंग्स आर आल्सो एग्जांपल ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशंस। आपने नेकलेस देखा होगा कि जिसमें मोती वगैरह लगे होते हैं, वो उनको भी, या फिर वो रिंग की रिंग्स, वो जो चाबियों का वो छल्ला वगैरह होता है, वो के रिंग सा होता है जो, वो उनको उनमें वो रिंग में हम जो की रिंग होता है उसमें हम जो चाबियां होती हैं वो लॉकर्स की, तो उनको हम भी अरेंज करके रख सकते हैं। और नेकलेस में जो मोती वगैरह लगे होते हैं उनको भी हम अरेंज करके लिख सकते हैं कि कितने वे से हम उनको अरेंज किया जा सकता है इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। तो वो कह रहा है कि नेकलेस एंड की रिंग्स आर आल्सो एग्जांपल्स ऑफ सर्कुलर परम्यूटेशन सच डैट देयर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पोजीशंस आर सेम। अब ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पे जब हमने पोजीशन ली थी ACB, ये थी हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन ACB, और यहाँ पे यहाँ पे है ACB, यहाँ पे उसने इस तरह से यहाँ पे ACB हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, और यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में हमारे पास जो पोजीशन वो होगी ABC। अब अगर हम इसको इस फॉर्म में देखें कि यहाँ पे जो पोजीशन है वो क्लॉकवाइज में वो है ABC, और यहाँ पे क्लॉकवाइज में हमारे पास क्या होगी, ACB हो जाएगी। तो अगर हम क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज में देखें तो ये डिफरेंट पोजीशन बनती हैं। यहाँ फिर ABC बनेगा, या फिर ACB में बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में। तो जब हम नेकलेस और की रिंग्स की बात करेंगे, तो नेकलेस में जो बीड्स होंगे या जिनको मोती कहते हैं, तो वो ABC और ACB अगर वो कह रहा है कि वो उनकी क्लॉकवाइज ले लें या फिर एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन ले लें, वो सेम ही होती है, क्योंकि सारे की जो मोती हैं या फिर सारी जो कीज़ हों अगर वो सेम हैं, एक जैसी कीज़ हैं, एक जैसे मोती हैं, तो चाहे आप उनकी क्लॉकवाइज पोजीशन ले लें चाहे वो उनकी एंटी क्लॉकवाइज पोजीशन ले लें, तो वो सारी सेम ही रहेगी। तो इसलिए उसके लिए जो फार्मूला यूज़ होगा, तो हम क्या करेंगे कि उसकी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज पोजीशन सेम होने की वजह से उसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करवा देंगे। तो नेकलेस और की रिंग्स के लिए हमारे पास ये फार्मूला बनेगा। और ये भी बात नोट कर लें कि जब हमारे पास लिविंग ऑब्जेक्ट्स हों इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो आपने n-1 फैक्टोरियल यूज़ करना है, और जब हमारे पास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हों इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, तो हम ये वाला फार्मूला n-1 फैक्टोरियल ओवर 2 ये यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वो कह रहा है कि एग्जांपल में द DCOs ऑफ 11 डिस्ट्रिक्ट्स मीट टू डिस्कस द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस इन देयर डिस्ट्रिक्ट्स, के वो जो DCOs हैं 11 ज़िलों के, वो कह लें कि उन्होंने एक मीटिंग करनी है। तो इन हाउ मैनी वेज कैन दे बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, तो कितने तरीक़ों से वो कह रहा है कि एक राउंड टेबल में बैठेंगे कि व्हेन 2 पर्टिकुलर DCOs इंसिस्ट ऑन सिटिंग टुगेदर, कि उसमें से 2 ऐसे जो DCOs हैं वो इस तरह बैठेंगे कि वो साथ साथ कह लें कि आप बैठेंगे, कि 2 ज़िलों के जो DCOs होंगे उन्होंने साथ साथ बैठना है सर्कुलर टेबल में, और बाकी जो हैं वो वेरी कर सकते हैं कि कोई, यानी कि उनकी जगह आपस में चेंज हो सकती है, लेकिन 2 DCOs क्या होंगे, वो हमारे पास कह लें कि वो साथ साथ ही बैठेंगे। जहाँ पे एक DCO बैठेगा उसके साथ ही वो दूसरा बैठेगा जो दोनों पर्टिकुलर होंगे। तो फिर टोटल तो हमारे पास 11 है, उनमें से 2 तो हमारे पास वो कह लें कि पर्टिकुलर हो गए, तो फिर वो जो दो पर्टिकुलर हुए हैं तो हम उसको एक ही DCO मानेंगे या फिर एक ही ऑब्जेक्ट मानेंगे।
तो इसीलिए यहाँ पे 10 माइनस 1 फैक्टोरियल यूज़ होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ़ वेज आ जाएंगे। तो ये तो जो अरेंजमेंट आई है। अब देखें कि पहले हमने 11 थे DCOs, जब हमने 2 पर्टिकुलर कर दिए तो हमारे पास 9 फैक्टोरियल यूज़ हो के ये 10 माइनस 1 करके 9 फैक्टोरियल यूज़ हो के ये वैल्यू आई। अब ये जो वैल्यू है वो ये है कि पहले अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 2 DCO जो पर्टिकुलर के लिए ये वैल्यू आई है, तो इनमें से अगर एक DCO फॉर एग्ज़ाम्पल अली है और दूसरा DCO उस्मान है, हो सकता है कि एक अरेंजमेंट में पहले अली बैठे फिर बाद में उस्मान बैठे, तो उसके लिए ये वैल्यू आ जाएगी। और दूसरी अरेंजमेंट ये हो सकती है कि पहले उस्मान बैठे बाद में अली बैठे, तो फिर उसके लिए भी ये वैल्यू आ सकती है, उसके लिए भी दूसरी वैल्यू आएगी और वो जो वैल्यू होगी वो वही होगी जो ये लिखी हुई है। तो इसी तरह से दो सेम वैल्यूज़ आएंगी कि पहले 2 हमने पर्टिकुलर किए हुए थे कि पहले अली बैठेगा, अगर पहली चेयर पे अली बैठेगा तो दूसरी चेयर पे उस्मान बैठेगा, तो उसके लिए ये वैल्यू आ गई। हो सकता है कि पहली चेयर पे उस्मान बैठे बाद में अली बैठ जाए। तो इस तरह से अली और उस्मान अगर आप इंटरचेंज करते हैं, बैठना तो दोनों ने इकट्ठा ही है, यानी कि साथ साथ ही बैठेंगे, लेकिन पहले अली बाद में उस्मान या फिर पहले उस्मान बाद में अली, इस तरह से करेंगे तो ये फिर 2 सेम वैल्यूज़ आएंगी। एक ये वैल्यू आ जाएगी, फिर से भी यही वैल्यू आएगी, तो इसको इसलिए 2 टाइम यहाँ पे 2 टाइम मल्टीप्लाई करवाया हुआ है इस वैल्यू को, तो ये टोटल नंबर ऑफ़ वेज आ जाएंगे। इसी तरह से वो कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ एग्जाम्पल 20 में फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men and 5 women can be seated at a round table in such a way that no 2 persons of the same sex sit together। वो कह रहा है कि 5 आदमी और 5 आपके पास औरतें हैं, तो आपने इन जो 10 पर्सनस हैं इनको आपने क्या करना है, 10 ह्यूमंस हैं, इनको आपने राउंड टेबल पे इस तरह से सिटिंग प्लान बनाना है कि एक औरत के साथ एक आदमी ना बैठे, यानी कि कह रहे एक औरत के साथ व्हेन इन सच अ वे डैट नो 2 पर्सन्स ऑफ द सेम सेक्स सिक्स टूगेदर, कि एक औरत के साथ दूसरी औरत नहीं आनी चाहिए। इस तरह हो कि एक औरत हो और बाद में उसके बाद एक आदमी आ जाए, फिर एक औरत हो फिर एक आदमी आ जाए, फिर एक औरत हो फिर एक आदमी आ जाए, इस तरह से आपने बैठाना है। तो अगर हम पहले इस तरह करेंगे, पहले 5 आदमियों को बैठा दें, तो 5 आदमी के लिए हमारे पास यानी कि 5 आदमियों को आपने एक चेयर छोड़ के एक चेयर अगली चेयर पे बैठाना है, तो क्योंकि बाद में इनके बिटवीन हमने औरतों को भी बैठाना है। तो पहले 5 को अगर आप यूज़ करते हैं तो 5 के लिए ये 5 मैन को आप यूज़ करते हैं, तो उसके लिए n-1 फैक्टोरियल यूज़ करके ये 5-1 4 फैक्टोरियल वैल्यू आ जाएगी आदमियों के लिए, कि आदमियों को आप इस तरह से बिठा सकते हैं इतने नंबर ऑफ़ वे से। तो अब आदमियों को तो आपने बैठा दिया, अब उनके बिटवीन जो जगह एक एक चेयर बची है उनमें आपने औरतों को बैठाना है। तो औरतों के लिए अब आदमी तो फिक्स हो गए, तो अब औरतों के लिए जो वैल्यू यूज़ होगी वो वही होगी जो 5 फैक्टोरियल है, क्योंकि पहले हमने आदमियों के लिए जो नंबरिंग है वो फिक्स कर दी है, क्योंकि हमने पहले आदमियों को बैठा दिया है। अब औरतों के लिए जब हमने यूज़ करना 5, तो उसमें से 5-1 नहीं करेंगे, 5 फैक्टोरियल ही लेके चलेंगे। अब हो सकता है कि अब 5 फैक्टोरियल में से आपने उसमें कोई माइनस नहीं करना 1, जिस तरह यहाँ पे किया हुआ है, तो आप 5 फैक्टोरियल ही यूज़ करके उसको लेके चलेंगे। इसमें इसलिए यहाँ पे हमने -1 नहीं किया हुआ, -1 वहाँ पे करते हैं जहाँ पे कोई वैल्यू फ़िक्स हमने कर दी है। अब जो फिक्सिंग वाली बात है कि हमने पहले आदमियों को बैठा लिया, अब ऐसा भी हम कर सकते हैं कि पहले औरतों को बैठा दें, एक एक चेयर छोड़ के पहले औरतों को बैठा दें। औरतों के लिए जो 5 है वो ये नंबरिंग फ़िक्स हो जाएगी, तो इसके लिए 5-1 फैक्टोरियल यूज़ होगा। अब बाद में जो जगह बची है औरतों के बिटवीन,
तो वो फिर क्या होगी कि 5 फैक्टोरियल ही यूज़ होगी। तो पहले 424 आ रहा है, बाद में 120 आ रहा है, तो इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिएगा, वो कह रहा है कि एग्जांपल 21, फातिमा इनवाइट्स 14 पीपल टू अ डिनर। तो वो 14 पीपल को डिनर पे इनवाइट करती है। देयर आर 9 मेल्स, और यहाँ पे 9 मेल्स हैं और फीमेल्स उसके पास 5 होंगी। who are seated at 2 different tables so that guest of one sex sit at one round table and guest of other sex sit at the second table। उसने ऐसा किया, उसने समझदारी ऐसे की है कि जो बंदे हैं उनका अलहदा टेबल लगा दिया और जो औरतें हैं उनका अलहदा टेबल लगा दिया। इसने तो मिक्सअप ही काम किया हुआ था ये एग्जांपल में, कि बंदे और औरतें इकट्ठी इकट्ठी उठाई हुई थी। इसने यहाँ पे क्या किया कि लहदा उसने कहा कि चलें एक टेबल और मंगा ले, खर्चा कोई नहीं ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन औरतें और बंदे लहदा बैठ जाएंगे। तो फिर अब हम क्या करेंगे, 9 मेल्स के लिए ये फार्मूला यूज़ करेंगे, n-1 ही फैक्टोरियल ही यूज़ होगा। अब दोनों के लिए जो है वैल्यूज़ में से एक एक वैल्यू, ये 1 जो है वो माइनस होगा, क्योंकि अब हमारे पास 2 डिफरेंट टेबल हैं। तो 2 डिफरेंट के लिए अब 9 मेल्स जो बंदों वाला टेबल है उसमें से आपने 9 में से 1 माइनस कर देना है, तो ये बंदों की अरेंजमेंट आ जाएगी। अब दूसरा जो टेबल है वो फीमेल का टेबल है, वो डिफरेंट टेबल है, तो उस पर जो फीमेल के लिए हमारे पास होगी पॉसिबिलिटी जो टोटल होगी वो 5-1 ही होगी। इसमें हमने बाद में एक में दोनों में ही 1 की रिडक्शन की हुई है। इसमें हमने एक पे रिडक्शन की थी क्योंकि टेबल एक था और फिक्सिंग एक वैल्यू पे हुई है। अब यहाँ पे हमारे पास टेबल 2 है और फिक्सिंग भी दोनों पे हुई है, तो फिक्सिंग दोनों पे हुई है तो दोनों में से एक एक माइनस करके आपने ये फैक्टोरियल फाइंड कर लेने। नेक्स्ट वो कह रहा है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 4 कीज़ बी अरेंज इन अ सर्कुलर की रिंग। वो कह रहा है कि वो सर्कुलर रिंग है, जिस तरह छापी वो लॉकर की कीज़ होती हैं रिंग में, तो उनको हमने अरेंज करना है। तो हमने प्रीवियस देखा था कि n-1 फैक्टोरियल ओवर 2 ये फार्मूला यूज़ होता है। तो यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करके 4-1 फैक्टोरियल ओवर 2 कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि कह रहा है कि इन हाउ मैनी वेज कैन 4 डिजिट्स नंबर बी फॉर्म्ड फ्रॉम द डिजिट्स व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। इन डिजिट्स को यूज़ करके आपने 4 डिजिट्स का कोई नंबर बनाना है। वो कह रहा है वो कितने नंबर बन सकते हैं वो आप फाइंड करेंगे। व्हेन डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, इनमें से कोई भी डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। और अब पहले पार्ट में कह रहा है कि आपने इन इन ये टोटल उसने 6 डिजिट्स दिए हुए हैं। इन 6 डिजिट्स को यूज़ करके आपने 4 डिजिट्स का कोई नंबर, वो कह रहा है कि आप कितने नंबर बना सकते हैं। तो पहले पार्ट के सोल्यूशन पे आइएगा। वो कह रहा है एज देयर आर 6 डिजिट्स, यानी कि हमारे पास ये 2 3 4 5 6 8 ये टोटल 6 डिजिट्स हैं। तो विच विल फिल 4 प्लेसेस, यानी कि 4 डिजिट्स का हमने नंबर बनाना है तो ये 4 प्लेसेस फिल करेंगे। तो पहली प्लेस पे जो पॉसिबिलिटी है वो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी क्या होगी, यानी कि इस पहली जगह पे नंबर आने के कितने पॉसिबल वे हैं। अब यहाँ तो पहली जगह पे 2 आ सकता है, यहाँ तो पहली जगह पे 3 आ सकता है, यहाँ तो पहली जगह पे 4 आ सकता है, यहाँ तो पहली जगह पे 5 आ सकता है, इसी तरह से 6 या फिर 8 आ सकता है। तो टोटल हमारे पास पहली जगह पे आने के लिए 6 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं। तो ये फर्स्ट प्लेस के लिए 6 पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब पहली जगह पे कोई ना कोई तो आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 पहली जगह पे आ गया, तो इसके बाद 2 नहीं आएगा क्योंकि उसने कहा हुआ कि नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, डिजिट रिपीट नहीं होना चाहिए। उसके बाद 3 आएगा, या फिर 4 आएगा, या फिर 5 आएगा, या फिर 6 आएगा, या फिर 8 आएगा। तो पहले तो आपने 2 यहाँ पे फिक्स कर दिया, तो बाकी कितने डिजिट बच गए,
5 बच गए, तो दूसरी प्लेस पे डिजिट्स आने की जो पॉसिबिलिटी है वो 5 है, क्योंकि यहाँ फिर 3 आ सकता है बाद में, यहाँ फिर 4 आ सकता है, यहाँ फिर 5 आ सकता है, यहाँ फिर 6 आ सकता है, यहाँ फिर 8 आ सकता है। इसी तरह से दूसरी जगह भी अगर फिल हो गई तो बाकी फिर कितने बचेंगे, बाकी आपके पास 4 बच जाएंगे, तो फिर नीचे आप 4 लिख देंगे। इसी तरह से अगर तीसरी प्लेस भी फिल होगी तो बाकी फिर 4th प्लेस पे 3 डिजिट्स बचेंगे, 3 डिजिट्स जो होंगे उनकी आने की पॉसिबिलिटी भी 3 होगी। तो 6 × 5 × 4 × 3 कर लेंगे तो ये 360 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि नेक्स्ट पार्ट में हाउ मैनी ऑफ दीज 4 डिजिट्स नंबर्स आर, अगर वो कह रहा है कि वो ऐसे कितने 4 डिजिट्स नंबर होंगे जो कि पहले पार्ट में कह रहा है कि वो इवन हो। अब इवन नंबर कैसे बनेगा, जब वो आपकी फ़र्स्ट प्लेस पे इवन नंबर आ जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं फ़र्स्ट प्लेस पे अगर मैं 2 ले आऊँ तो हमारे पास इवन नंबर बन जाएगा। वो कह रहा है कि फ्रॉम दीज 6 डिजिट्स ओनली 4 आर इवन नंबर, ओनली 4 आर इवन डिजिट्स विच विल प्ले रोल टू मेक द नंबर इवन। यानी कि वो कह रहा है, अब देखें ना, इवन नंबर तब बनेगा जब आपकी फ़र्स्ट प्लेस पे कोई इवन नंबर हो। तो इवन नंबर हमारे पास इनमें से कितने हैं, 2 4 6 8, टोटल 4 हैं। तो हमारे पास टोटल 4 हैं। तो पहली प्लेस पे इवन नंबर बनाने के लिए पहली प्लेस पे हमारे पास इवन नंबर ही यूज़ होगा, और इवन नंबर हमारे पास 4 हैं, इवन डिजिट्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि इवन नंबर बनाने के लिए जो डिजिट्स यूज़ होंगे पहली प्लेस में वो इवन डिजिट्स ही यूज़ होंगे। तो इवन डिजिट्स हमारे पास 4 हैं, 2 4 6 8। तो पहली प्लेस पे यहाँ पे 4 आ जाएगा क्योंकि 4 टोटल डिजिट्स हैं। अब बाकी कितने बच गए, 6 में से 5 बच गए तो फिर 5 आ जाएगा। फिर इसी तरह से बाकी 4 बच गए तो 4 आ जाएगा। फिर इस तरह से बाकी 3 बच गए तो 3 आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब वो सेकंड पार्ट में कह रहा है कि हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर्स आर ओड, वो कितने नंबर होंगे जो कि ओड नंबर होंगे। ओड अब हमने 4 डिजिट्स के ओड नंबर हमने फाइंड करने हैं, वो कितने होंगे। तो ओड नंबर कब बनेगा, जब आपकी फ़र्स्ट प्लेस पे कोई ओड नंबर हो। अब ओड नंबर हमारे पास टोटल यहाँ पे हैं 3 5, हमारे पास 2 ओड नंबर हैं। तो फर्स्ट प्लेस पे 2 आने के ओड नंबर आने के जो टोटल पॉसिबल चांसेस हैं वो 2 हैं। तो पहली प्लेस पे यहाँ पे 2 आ गया। दूसरी प्लेस पे बाकी 5 डिजिट बचते हैं तो 5 आ जाएगा। फिर आपके पास 5 के बाद 4 डिजिट बचते हैं तो 4 थर्ड प्लेस पे आ जाएगा। तो फिर 4 के बाद 3 डिजिट्स बचते हैं तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट में कह रहा है कि बिगन्स विद 5, वो कह रहा है कि ऐसे नंबर्स बनाने हैं जो कि 5 से, यानी कि ऐसे नंबर बनाने हैं कि जिसका पहला डिजिट 5 हो। तो अब आप क्या करेंगे, 5 को फिक्स कर देंगे। अब 5 हमारे पास 1 ही है, एक ही डिजिट है, तो आपके पहली प्लेस पे जो 5 आने की पॉसिबिलिटी है वो 1 ही है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग डिजिट 5 बचते हैं तो 5 आ जाएगा सेकंड प्लेस के लिए। फिर थर्ड प्लेस के लिए 4 आ जाएगा। फिर इसी तरह से रिमेनिंग 3 डिजिट बचते हैं तो फोर्थ प्लेस फिल करने के लिए 3 आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आंसर 60 आ जाएगा। अब इसी तरह से नेक्स्ट उसने पार्ट में कहा हुआ कि एंड्स विद 5। अब लास्ट पे ऐसे कौन से डिजिट हैं कि जिस पे ऐसे कितने नंबर्स होंगे कि जिसके लास्ट पे 5 डिजिट हो। तो अब हम लास्ट पे 5, ये 5 तो 1 ही है, तो लास्ट पे हम 1 यूज़ कर लेंगे। और फर्स्ट प्लेस पे जो बाकी बचते हैं 5 डिजिट्स उनकी पॉसिबिलिटी हो सकती है। सेकंड प्लेस पे 4 डिजिट्स होते हैं तो उनकी पॉसिबिलिटी आ सकती है। और थर्ड प्लेस पे 3 डिजिट बचते हैं तो उनकी ये पॉसिबिलिटी 3 आ सकती है। लास्ट पे हमने 5 ही फिक्स करना है, तो 5 हमारे पास एक ही है तो ये एक ही डिजिट होगा। तो इनको मल्टीप्लाई करवा दें, 60 आंसर आ जाएगा।
तो सेम ये एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो थी, ये जो एग्ज़ाम्पल है 23, इसी के रेलेवेंट 24 भी सेम ही है। तो ये भी आप इसको ज़रूर देख लेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन वगैरह हुई तो इन्फॉर्म आप कर सकते हैं, तो देन फर्दर आई विल गाइड यू। नेक्स्ट हमारे पास पोर्शन है 6.4 का, ये कम्बिनेशन का। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन सोल्व किए उसमें परमुटेशंस फाइंड किए, अब हम कम्बिनेशंस यूज़ करेंगे। कम्बिनेशंस भी हमारे पास ये कह लें कि अरेंजमेंट्स ही है, अरेंजमेंट्स के डिफरेंट वेज़ हैं, लेकिन इसमें कोई तरतीब वगैरह नहीं होती। परमुटेशंस में हमारे पास अरेंजमेंट्स के मेथड यहाँ पे अरेंजमेंट्स के तरीक़ाकार ही होते हैं कि कितने तरीक़ों से अरेंज किया जा सकता है, लेकिन उसमें तरतीब भी आ सकती है कि अगर हम क्लॉकवाइज ले लें या फिर एंटी क्लॉकवाइज तरतीब ले लें। जिस तरह अगर सर्कुलर की बात हो तो तरतीब अगर आ जाए तो फिर वो परमुटेशंस के क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर तरतीब ना हो, कोई अरेंजमेंट यानी कि कोई ओरिएंटेशन ना हो, तो फिर हम क्या करेंगे, उसमें कम्बिनेशंस का फार्मूला यूज़ कर लेंगे अपनी प्रॉब्लम में। और कम्बिनेशंस को हम लिखेंगे NCR में। एन हमारे पास टोटल ऑब्जेक्ट्स होंगे और टेकन आर एट अ टाइम, और कितने हम उसमें से सिलेक्ट कर रहे हैं वो आर होगा, और वो उसकी वैल्यू लेस देन एन से होगी या फिर इक्वल हो सकती है। कम्बिनेशन को NCR या फिर CNR या फिर N और नीचे R लेके इस तरह से ब्रैकेट में शो किया जा सकता है। तो ये डिफरेंट वेज़ हैं कम्बिनेशन को लिखने के। और फार्मूला इसका क्या बनेगा, n फैक्टोरियल ओवर n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। नेक्स्ट आगे नोट दिया हुआ है कि अगर r और n सेम हो तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 1 होती है। तो अगर हम r की जगह n लिखते हैं तो NCN यानी कि n का n के साथ कम्बिनेशन लें तो आंसर 1 ही आएगा। तो जहाँ पे r लिखा हुआ है वहाँ पे आप n लिख दें इस फार्मूला में, तो ऊपर n फैक्टोरियल नीचे n माइनस n फैक्टोरियल, ये 0 फैक्टोरियल आ जाएगा। 0 फैक्टोरियल 1 होता है और n फैक्टोरियल से कैंसिल आउट होके आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट उसने एग्जांपल दी हुई है, कह रहा है कि वैल्यूएट करें 12C3 को। तो ये 12C3 यानी कि 12 और 3 का आपने कम्बिनेशन लेना है। यहाँ पे n की वैल्यू 12 होगी और r की वैल्यू 3 होगी, तो इस फार्मूला में यूज़ कर लेंगे। तो आगे आपने इसको सॉल्व कर लेना है। तो नेक्स्ट ये इसका आंसर आ जाएगा। फिर वो कह रहा है कि फाइंड दी वैल्यू ऑफ n व्हेन NC5 इज इक्वल टू NCR। ये कह रहा है कि ये वैल्यू आप फाइंड करें, n की वैल्यू फाइंड करें, और ये इक्वेशन है। तो NC5 के लिए हमारे पास ये फार्मूला बनेगा कि ऊपर n फैक्टोरियल नीचे 5 फैक्टोरियल और n माइनस 5 फैक्टोरियल। और इसी तरह से NCR के लिए ये फार्मूला बनेगा, ये यूज़ करके ये फॉर्म बन जाएगी। अब हम क्या करेंगे कि ऊपर n फैक्टोरियल लेफ़्ट साइड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऊपर n फैक्टोरियल लिखा हुआ है, 5 फैक्टोरियल को 5 इंटू 4 फैक्टोरियल लिख देंगे, n माइनस 5 फैक्टोरियल भी उसी तरह से। अब 4 फैक्टोरियल को उसी तरह से लिखेंगे, n माइनस 4 फैक्टोरियल को n माइनस 4 इंटू n माइनस 5 फैक्टोरियल लिख देंगे। अब यहाँ से n फैक्टोरियल से साथ कैंसिल होगा, 4 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा, n माइनस 5 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल से कैंसिल होगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 ओवर 5। तो यहाँ पे 1 ओवर 5 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1 ओवर n माइनस 4। तो यहाँ पे 1 ओवर n माइनस 4 ये फॉर्म ये आप लिख देंगे। फिर आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा के n की वैल्यू फाइंड कर लेनी। नेक्स्ट आपके पास है complementary combinations. If from n different objects a combination of r objects is made, then n minus r objects remains. वो कह रहा है कि अगर आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने उनमें से r ऑब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन ले लिया, तो बाकी कितने ऑब्जेक्ट्स बचते हैं, n माइनस r ऑब्जेक्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास टोटल 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, आपने उसमें से 7 का आपने कम्बिनेशन ले लिया, यानी कि 10C7 ले लिया, तो बाकी कितने बचे, 3 बचे। तो वो बात कर रहा है, कह रहा है कि देन n माइनस r ऑब्जेक्ट्स रिमेन्स एंड दे देमसेल्फ फॉर्म्स अ कम्बिनेशन ऑफ n माइनस r
ऑब्जेक्ट कह रहा है कि वो जो बाकी बचते हैं हम उनके साथ भी कम्बिनेशन बना सकते हैं। सच अ कम्बिनेशन इज़ कॉल्ड अ कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशन। अब कम्प्लीमेंट्री कम्बिनेशंस का उसने आगे फर्दर भी थ्योरम दिया हुआ है। क्या अब देखें कि n और r दो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है और r की वैल्यू उस n से लेस और इक्वल होगी। वो कह रहा है कि n सी r की वैल्यू या फिर n सी n माइनस आर की वैल्यू सेम होती है। इसका मतलब क्या है कि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास टोटल अगर 10 ऑब्जेक्ट्स हैं और उसमें से हमने 7 ऑब्जेक्ट्स का कम्बिनेशन लेना है तो एन सी 7 की वैल्यू और एन सी 3 की वैल्यू 10 में से 7 माइनस कर देंगे तो 3 बचता है। तो वो कह रहा है कि एन सी आर की वैल्यू इक्वल होगी एन सी एन माइनस आर के, या फिर दूसरे अल्फाज में कि अगर हमने 10 ऑब्जेक्ट्स लिए हुए हैं उसमें से 7 का कम्बिनेशन ले रहे हैं पहले, तो 10 सी 7 या फिर 10 का 7 से कम्बिनेशन लेंगे तो वो वैल्यू जो होगी वो वही होगी जो आप 10 का 3 से कम्बिनेशन लेके वैल्यू लिख रहे हैं। तो 10 कम्बिनेशन 7 की वैल्यू और 10 कम्बिनेशन 3 की वैल्यू वो आपके पास सेम होगी। तो इस फार्मूला को आपने प्रूव करना है। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास एन सी आर की वैल्यू ये होती है। अगर हम आर को रिप्लेस कर दें एन माइनस आर में तो ये फॉर्म आपके पास बन जाएगी। जहाँ जहाँ पे आर लिखा हो वहाँ पे आपके पास आ जाएगा एन माइनस आर। तो यहाँ पे अगर आप एन की जगह आर की जगह एन माइनस आर लिखेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। यहाँ पे आर की जगह एन माइनस आर लिखेंगे तो ये फॉर्म बन जाएगी। तो एन एन से कैंसिल होके आप देखेंगे कि वही फार्मूला बन गया। अब ये भी फार्मूला ये इसके इक्वल है और यही फार्मूला इसके इक्वल है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो यही फॉर्म है। तो ये फिर इस फार्मूला का प्रूफ हो जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सच डैट कि ये इक्वेशन होल्ड करती है। तो आपने वही फार्मूला यूज़ कर लेना है। एन सी आर इज़ इक्वल टू एन सी एन माइनस आर, ये फार्मूला यूज़ कर लेंगे इसके लिए एन सी 6 के लिए। या फिर इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ना कि इस फार्मूला को यूज़ करके कि एन सी 6 इज़ इक्वल टू एन सी एन माइनस 6, इस फार्मूला को यूज़ करके। और बाकी ये उसने खुद से गिवन किया हुआ है। तो फिर इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। और फिर जब आपने इनकी फैक्टोरियल की शेप यूज़ करके सॉल्व आउट करना है तो कुछ टर्म्स आपके पास कैंसिल आउट होंगी। कैंसिल आउट हो के आपके पास ये फॉर्म बनेगी, वहाँ से एन की वैल्यू ये आ जाएगी। नेक्स्ट आपके पास है कह रहा है कि फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एन एंड आर व्हेन, एक ये इक्वेशन दी हुई है और एक ये इक्वेशन दी हुई है। इसमें कम्बिनेशन का फार्मूला यूज़ करके ये इक्वेशन आ जाएगी और परमुटेशन का फार्मूला ये यूज़ करके ये इक्वेशन आ जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इन दोनों को डिवाइड करवा देना है। ऊपर ये वैल्यू लिखेंगे नीचे ये, तो डिवीजन करके कुछ टर्म्स कुछ फैक्टर्स कैंसिल आउट होंगे तो आपके पास देखेंगे कि आर फैक्टोरियल रह जाएगा। और इसको आप जब आप सॉल्व करेंगे यहाँ पे पहले तो आपके पास 1 और आर फैक्टोरियल रह जाएगा यहाँ पे, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/6 होगा। तो आर फैक्टोरियल की वैल्यू 6 के इक्वल होगी और जो 6 होता है वो 3 फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो 3 फैक्टोरियल ये फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गए, आपके पास आर की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो यही आर की वैल्यू आप दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें तो आपके पास वहाँ से एन की वैल्यू आ जाएगी। वो एन की वैल्यू उसने किस तरह से फाइंड की हुई है कि ऊपर तो एन है फैक्टोरियल, नीचे एन माइनस 3 है, आर की जगह 3 पुट करके, तो एन माइनस 3 फैक्टोरियल है। तो आपने ऊपर एन फैक्टोरियल को एन माइनस 3 फैक्टोरियल तक एक्सपेंड करना है। बाकी एन माइनस 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो के एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 ऊपर आ जाएगा। और इस 210 को आप लिख सकते हैं 7 इंटू 6 इंटू 5। तो इसी तरह से 7 को हम लिख सकते हैं 7 माइनस 1
7 को 7 ही लिखेंगे, 6 को हम लिख सकते हैं 7-1 और 5 को हम लिख सकते हैं 7-2। तो ये लास्ट वाले फैक्टर से कंपेयर होगा, दरमियान वाले फैक्टर से कंपेयर होगा और फर्स्ट वाला फर्स्ट से कंपेयर होके आपके पास n की वैल्यू 7 आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो कह रहा है कि हाउ मैनी डायगोनल्स एंड ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द वर्टिसेस ऑफ पॉलीगॉन हैविंग 8 साइड। अब पॉलीगॉन जो होती है वो एक क्लोज शेप होती है, जिस तरह ट्राइंगल ले लें, वो ले लें, ट्राइंगल ले लें, दूसरी उसकी एग्जांपल हो सकती है रेक्टेंगल ले लें या फिर हेक्सागोन ले लें। वो जितनी भी क्लोज शेप होती हैं वो पॉलीगॉन ही होती हैं। वो कह रहा है कि 8 साइड की कोई पॉलीगॉन है कि उसमें आप कितनी डायगोनल्स बना सकते हैं। डायगोनल मीन के जो उसमें अंदर के वर्टिसेस को यूज़ करके लाइनें लगाते हैं और उसमें कितनी आप ट्राइंगल बना सकते हैं। तो वो कह रहा है कि डायगोनल के लिए आपके पास ये फार्मूला यूज़ होना है NC2 - n और नंबर ऑफ़ ट्राइंगल के लिए ये फार्मूला यूज़ होगा। अब यहाँ पे 2 इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि डायगोनल ड्रा करने के लिए आपके पास 2 पॉइंट्स होते हैं, आपको 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो NC2 यहाँ पे लेंगे। और ट्राइंगल बनाने के लिए आपको 3 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे हम NC3 लेंगे। तो इन फार्मूला को यूज़ करके आपने नंबर ऑफ़ डायगोनल और नंबर ऑफ़ ट्राइंगल्स फाइंड कर लेनी है। फिर वो कह रहा है कि हाउ मैनी कमेटीज़ ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 8 पर्सन व्हेन ईच कमेटी मस्ट इंक्लूड 2 पर्टिकुलर पर्सन। तो अगर कह रहा है कि हमने 8 बंदों में से 5 आदमियों की कमेटी बनानी है, तो वो उसमें से 2 बंदे हमारे पास पर्टिकुलर होंगे। तो कितने नंबर ऑफ़ वेज हैं, तो ये फार्मूला लगेगा। इसमें n टोटल जितने ऑब्जेक्ट्स हैं, r आप कितने सेलेक्ट कर रहे हैं और m वो क्या है जो पर्टिकुलर आपने लिए हुए हैं। ये उसी तरह से है कि जहाँ पे कोई स्पेसिफिक कोई पर्टिकुलरेशन आ जाए तो फिर वो हम चीज़ माइनस कर देते हैं। यहाँ पे पर्टिकुलर हमारे पास 2 हैं, तो ऊपर 8 में से 2 माइनस हो जाएगा और नीचे जो हमने 5 सेलेक्ट किया हुआ है 5। अब टोटल तो हमारे पास 8 पर्सनस हैं और 5 हमने सेलेक्ट करने हैं। यहाँ पे r की वैल्यू 5 होगी और n की वैल्यू 8 होगी, तो 8 में से भी 2 माइनस होगा और 5 में से भी 2 माइनस होगा। तो इस तरह से 6C3 6 का 3 से कम्बिनेशन लेके ये वैल्यू आ जाएगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है, वो कह रहा है कि देयर आर 8 मैन एंड 10 वुमेन members of a club. How many committee of 7 out of them can be formed having exactly 4 women? वो कह रहा है कि आपके पास 8 मैन है और 10 वुमेन, तो टोटल 18 ये बनते हैं टोटल, जो आदमी और औरतें मिला के। तो हाउ मैनी कमेटी ऑफ 7 आउट ऑफ देम कैन बी फॉर्म्ड, कि हमने 7 बंदों की कमेटी बनानी है। इस तरह से बनानी है कि पहली कंडीशन लगा दी है कि हमारे पास पहली कमेटी ऐसी हो कि जिसमें 4 ही औरतें हों, बाकी फिर कितने बंदे होंगे, वो 3 बंदे रह जाएंगे, क्योंकि हमने 7 बंदों की बनानी है, तो फिर वो क्या होंगे, 3 बंदे रह जाएंगे। अब हमारे पास अब ये जो टोटल नंबर ऑफ़ वेज कैसे होगा कि 4 हमने औरतें लेनी है, तो टोटल औरतें हमारे पास 10 हैं, तो 10C4 एक कम्बिनेशन यूज़ होगा, उसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 8C3 से। अब बंदे अगर आपने पहले एग्जैक्टली 4 वुमेन का मतलब है आपने 4 औरतें ही लेनी है, तो 4 औरतें ले ली, तो बाकी बंदे बच गए 3। यहाँ पे 3 आदमी बच गए, तो आदमी टोटल कितने, 8 आदमी हैं, तो सेलेक्ट उसमें से फिर कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि हमने टोटल लेने ही 7 है। तो 10C4 × 8C3 ये कम्बिनेशन यूज़ होगा।
अब नेक्स्ट पार्ट में वो कह रहा है कि एट मोस्ट 4 वुमेन, कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्या करना है कि 4 औरतें लेनी हैं और बंदे ज़्यादा से ज़्यादा 4 औरतें लेनी हैं, बंदे भी चेंज हो सकते हैं। और जो औरतों की वैल्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा 4 होगी, उससे कम हो सकती है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 4 औरतें हैं तो आपके पास बंदे 3 आ सकते हैं। तो ये 10C4 8C3 ये पहली पॉसिबिलिटी ये होगी कि जिसमें 4 वुमेन और 3 मैन होंगे। और वुमेन 10 यहाँ पे इसलिए लिया हुआ है क्योंकि 10 वुमेन है, और 8 इसलिए लिया हुआ है क्योंकि 10 हमारे पास मैन है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि हमारे पास 3 वुमेन हो सकती हैं। अगर 3 वुमेन हुई तो 4 मैन हो सकते हैं। तो 10C3 और 8C4 ये पॉसिबिलिटी आ सकती है। अब एक और भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पास पहले 3 थी, बाद में अगर आप 2 वुमेन ले लें तो बंदे आपके पास 5 आ जाएंगे। तो 10C2 और 8C5 ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अब नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये है कि उसने कहा था ना कि एट मोस्ट 4, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा 4 लेनी है, इससे कम हो सकती हैं, ज़्यादा नहीं। तो कम मीन के पहले 4 हैं तो बाद में 3 हो सकती हैं, बाद में 2 हो सकती हैं, बाद में 1 हो सकती हैं। अगर एक हो रहा था तो आपको 7 बंदों की कमेटी बनाने के लिए 6 बंदों की ज़रूरत पड़ेगी, 6 आदमियों की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए 10C1 और 8C6 ये यूज़ होगा। और अगर आप कह रहे हैं कि मैंने कोई भी औरत नहीं लेनी कमेटी बनाने के लिए, तो अगर कोई भी औरत नहीं लेनी तो 7 बंदों की कमेटी बनाने के लिए आपको 7 आदमी ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 10C0 और 8C7 यूज़ होगा। यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि 0 वुमेन 7 मैन। ये सारे की उसने ये जो पॉसिबिलिटीज़ है ना, इनको ऑर्डर पे की फॉर्म में लिखा हुआ है कि पहली पॉसिबिलिटी है 4 वुमेन 3 मैन, जिसको इस फॉर्म में लिखा हुआ है। 3 वुमेन 4 मैन इस फॉर्म में लिखा हुआ है। 2 वुमेन 5 मैन इस फॉर्म में लिखा हुआ है। 1 वुमेन 6 मैन इस फॉर्म में लिखा हुआ है। यानी कि टोटल नंबर तो हमारे पास टोटल आदमी जो टोटल पर्सन बनेंगे वो 7 ही बनेंगे। उसमें औरतों की वैल्यू और बंदों की वैल्यू क्या, और आदमियों की वैल्यू कम ज़्यादा हो रही है। तो इस तरह से टोटल हमने नीचे 7 ही रखेंगे, ऊपर जो है वो औरतों और आदमियों की वैल्यू चेंज हो रही है। अब नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है कि एटलीस्ट 4 वुमेन। अब कह रहा है कम अज़ कम हमारे पास जो औरतें हैं वो 4 होनी चाहिए, और इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो जो पहली पॉसिबिलिटी है वो 4 वुमेन और थे। अगर 4 वुमेन है तो 3 मैन आ सकते हैं। इसी तरह से अब इससे बढ़ेंगी औरतों की वैल्यू, इससे बढ़ेगी। पहले आपने अगर 4 ली हुई है तो बाद में 5 वुमेन आ जाएंगी। अगर 5 वुमेन आ गई तो 2 मैन आ सकता है। तो अब फिर इससे नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या होगी कि अगर 6 वुमेन आपने सेलेक्ट की हुई हैं तो एक आदमी आ जाएगा। अगर आपने 7 वुमेन ही ले ली तो आदमी कोई भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो कमेटी है वो 7 बंदों की है। तो इसी तरह से इनको आपने कम्बिनेशन की फॉर्म में इस तरह से लिख देना है। 4 वुमेन 3 मैन है तो 10C4 8C3 लिख देंगे। 5 वुमेन 2 मैन है तो 10C5 और 8C2 लिख देंगे। और 10 क्यों आ रहा है, क्योंकि टोटल वुमेन हमारे पास 10 है और मैन हमारे पास 8 हैं। तो इनको आप सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई सेट हो और आपने देखना है कि उसमें उस सेट के ऐसे कितने सब सेट्स हैं कि जिसमें एक एक एलिमेंट आ रहा है, और उस सेट के ऐसे कितने सब सेट्स हैं कि जिसमें दो दो एलिमेंट आ रहे हैं। ऐसे सेट के एक स्पेसिफिक सेट के ऐसे कितने सबसेट्स हैं कि जिसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं। तो ये नंबर ऑफ जो सबसेट्स हैं डिफरेंट एलिमेंट के लिए, तो इनको भी हम कम्बिनेशन यूज़ करके फाइंड कर सकते हैं। अब उसने एग्जांपल दी हुई है कि ये हमारे पास सेट एस है 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट हैं। तो इसके जो टोटल सबसेट बनते हैं वो 2 की पावर 4 ये इतने होंगे। अब ऐसे कितने सबसेट्स इसके हैं कि जिसमें कोई एलिमेंट नहीं आ रहा है, तो वो होगा 4C0, क्योंकि टोटल 4 एलिमेंट हैं। 4C0 लेंगे तो ओनली 1 आंसर आएगा। तो यानी कि वो जो आपको पता है कि जिसमें ऐसा सबसेट के जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता वो इसका एम्प्टी सेट ही होता है।
तो वो एम्प्टी सेट सिर्फ एक ही होता है, वो एक ही होगा। अब ऐसे इस सेट के कितने सबसेट्स हैं कि जिसमें एक एक एलिमेंट आ रहा होगा, तो वो आप 4C1 लेंगे। 4C1 यूज़ करेंगे तो आपके पास 4 आंसर आएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये है हमारे पास 4 सबसेट जिसमें एक एक एलिमेंट आएगा। और वो कह रहा है कि ऐसे इसके कितने सबसेट्स हैं कि जिसमें 2 एलिमेंट आएंगे। तो आप 4C2 लेंगे तो आपके पास ये 6 आंसर आएगा। तो आपके पास ऐसे 6 सबसेट्स होंगे जिसमें 2 एलिमेंट आएंगे। 1 2 हो गया, 1 3 हो गया, 1 4 हो गया, 2 3 हो गया, 2 4 और 3 4 हो गया। फिर वो कह रहा है कि ऐसे वो कितने सबसेट्स हैं इस सेट के कि जिसमें 3 एलिमेंट आएंगे। तो 4C3 आप ले लें तो आंसर 4 आएगा। तो ये 4 ऐसे सबसेट्स होंगे कि जिसमें 3 एलिमेंट आ रहे हैं। जिस तरह आप देख लेंगे 1 2 3, 1 2 4, 1 3 4 और 2 3 4। और फिर कह रहा है कि ऐसे कितने सबसेट्स हैं इसके जिसमें 4 एलिमेंट आ रहे हैं। और आपको पता है कि वो वही होता है जो सेम होता है, वो एक ही होगा। तो 4C4 लेंगे तो आपके पास ये 1 आंसर आ जाएगा। तो ऐसा सबसेट के जिसमें 4 एलिमेंट यूज़ हो रहे हैं वो सेम ही होता है, आपको भी पता है, तो वो 1 होता है। तो 4C4 करके, यानी कि वो बात करने का मकसद है कि इस कम्बिनेशन के फार्मूला को हम नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ स्पेसिफिक सेट्स फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब वो कह रहा है कि in a World Cup cricket tournament, there are 9 teams and each teams play one match against each other. Find the number of matches. तो कह रहा है कि 9 टीमें और 9 टीमें एक टूर्नामेंट में खेलेंगी। हर टीम का एक अलग दूसरी टीम से कह लें कि मैच होगा। तो फाइंड द नंबर ऑफ मैचेस। अब देखें आपके पास 9 टीमें हैं तो हर टीम का दूसरी के टीम के साथ ही मैच होना है। अपनी टीम, एक टीम का अपने साथ तो मैच नहीं होना। तो हर टीम का डिफरेंट टीम के साथ मैच होगा। तो कह लें कि ये अब जब मैच होगा तो 2 टीमें यूज़ होंगी। तो इसमें R की वैल्यू 2 होगी और टोटल N की वैल्यू 9 होगी। तो NC2 करेंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ़ मैचेस आ जाएंगे। तो 36 हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ मैच होंगे। इसी तरह से वो कह रहा है कि इन अ पार्टी देयर आर 11 पर्सन एंड ईच पर्सन शेक्स हैंड विद अदर। कह रहा है कि पार्टी में 11 बंदे हैं। तो वो कह रहे हैं कि 11 बंदे एक दूसरे के साथ वो कह लें कि हैंड शेक करते हैं, शेक हैंड करते हैं, यानी कि हाथ मिलाते हैं, सलाम दुआ लेते हैं। तो फाइंड दी नंबर ऑफ़ हैंड शेक, वो कितने हैंड शेक होंगे, यानी कि कितने हाथ आपस में मिलेंगे। अब हाथ तो 2 हाथ मिलने हैं, एक बंदे का एक हाथ दूसरे बंदे के दूसरे हाथ से मिलेगा। तो 2 एट अ टाइम 2 हाथ यूज़ होंगे। तो टोटल बंदे हमारे पास 11 है। तो 11C2 ये आप कम्बिनेशन यूज़ कर लेंगे। फिर वो कह रहा है कि इन आ राउंड रोबिन टूर्नामेंट देर आर 20 मैचेस प्लेड बिटवीन डिफरेंट टीम्स, हाउ मैनी टीम्स आर देयर। वो कह रहा है कि 20 मैच प्ले हो रहे हैं किसी टूर्नामेंट में। तो वो टोटल कितनी टीम्स इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं वो आपने फाइंड करना है। तो अगर N यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास N टीम्स हैं टूर्नामेंट में। तो 2 टीम्स ही एट अ टाइम पार्टिसिपेट करती हैं। तो NC2 की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 21 के, क्योंकि 21 उसने खुद कहा हुआ है कि इतने मैचेस हैं। तो NC2 को हम 21 के इक्वल रख के यहाँ से हम क्या करेंगे, N की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। वो उसी तरह से फाइंड होगी जिस तरह हमने प्रीवियस एग्जांपल की हुई है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि काउंटिंग पॉलीगॉन्स एंड लाइन सेगमेंट्स। कह रहा है कि नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट कैन बी फाउंड बाय N पॉइंट्स। यानी कि अगर हमारे पास कोई N साइडेड पॉलीगॉन है तो काउंटिंग पॉलीगॉन्स मैंने आपको पहले बताया कि क्लोज शेप होती है। तो कितने पॉइंट्स को यूज़ करके आप, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं तो आप कितनी पॉलीगॉन्स बना सकते हैं। तो उसके लिए भी एक अलग से फार्मूला होगा। अगर मैं कहूँ कि आपके पास 4 पॉइंट्स है तो आप उसके 4 पॉइंट्स को यूज़ करके कितने लाइन सेगमेंट ड्रा कर सकते हैं, तो उसके लिए भी एक फार्मूला होगा। अब देखें जब पॉलीगॉन बनेगी तो पॉलीगॉन में हमारे पास डिफरेंट केसेस आएंगे।
क्योंकि पॉलीगॉन एक क्लोज शेप होती है तो उसमें एटलीस्ट 3 पॉइंट्स यूज़ होते हैं। वो तो फिर अगर 3 पॉइंट्स यूज़ होंगे तो पॉलीगॉन आपके पास ट्राइंगल बनेगी। अगर 4 पॉइंट्स यूज़ होते हैं तो पॉलीगॉन आपके पास रेक्टेंगल या फिर पैरेललोग्राम बन जाएगी। तो इसी तरह से 5 पॉइंट यूज़ होंगे पॉलीगॉन के लिए तो पेंटागोन बनेगी। इसी तरह से 6 पॉइंट यूज़ होंगे तो हेक्सागोन बन जाएगी। तो ये पॉलीगॉन्स के लिए आर की वैल्यू क्या होगी वो डिफरेंट हो सकती है। जिस तरह वो कह रहा है कि ट्राइंगल बनाने के लिए NC3 यूज़ होगा, क्वाड्रिलेटरल बनाने के लिए NC4 यूज़ होगा या रेक्टेंगल बनाने के लिए। तो इसी तरह से वो कह रहा है कि इन दिस वे वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स ऑफ आर साइड। ये n हमारे पास क्या होगा, पॉइंट्स होंगे। सपोज देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, वी हैव टू मेक लाइन सेगमेंट एंड पॉलीगॉन बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। हमने क्या करना है कि इन पॉइंट्स को यूज़ करके लाइन सेगमेंट लेना है और पॉलीगॉन्स लेनी है। तो लाइन सेगमेंट के लिए हमारे पास, क्योंकि लाइन सेगमेंट के लिए हमारे पास 2 ही पॉइंट यूज़ होते हैं तो NC2 यूज़ होगा। तो अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास 5 पॉइंट्स हैं तो आपने लाइन सेगमेंट कितने, इन 5 पॉइंट्स को मिला के ड्रा कर सकते हैं लाइन सेगमेंट, तो आप 5C2 लेंगे। अगर हमारे पास 5 पॉइंट्स हों तो मैं कहूँ कि आपने इन 5 पॉइंट्स को यूज़ करके कितनी ट्राइंगल ड्रा करनी है, तो आप 5C3 लेंगे, क्योंकि ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स यूज़ होते हैं। इसी तरह से वो कह रहा है कि अगर मैं कहूँ कि आपने 5 पॉइंट्स को यूज़ करके कितनी ट्राइंगल्स आप बना सकते हैं, कितनी क्वाड्रिलेटरल्स बना सकते हैं, तो क्वाड्रिलेटरल्स बनाने के लिए आपके पास 4 पॉइंट्स यूज़ होते हैं। तो आप गिवन आपके पास 5 पॉइंट्स हैं तो 5C4 ले लेंगे। तो इस तरह से आपने इनको रीड आउट कर लेना है कि लाइन सेगमेंट के लिए आपके पास जो फार्मूला यूज़ होता है वो NC2, ट्राइंगल के लिए NC3 और क्वाड्रिलेटरल के लिए NC4 यूज़ होगा। इसी तरह से पेंटागन, हेक्सागन, हेक्टागन, हेप्टागन, इसके लिए वो डिफरेंट, ये आर की वैल्यू चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट है काउंटिंग पॉलीगॉन्स एंड लाइन सेगमेंट व्हेन सम पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ऐसा भी केस आ सकता है कि जिसमें ऐसी भी शेप्स बने कि जिसमें कुछ ना कुछ पॉइंट्स कोलिनियर हो। कोलिनियर मीन के ऐसे पॉइंट जो कि सेम लाइन पे लाई कर रहे हों, एक ही लाइन के ऊपर जो पॉइंट पड़े हों उसको कोलिनियर पॉइंट बोलते हैं। तो उसके लिए ये फार्मूलाज हैं, ये आपने रिमाइंड कर लेने हैं। वो कह रहा है कि सपोज देयर आर n पॉइंट्स इन अ प्लेन, हमने वो प्लेन में n पॉइंट पड़े हुए हैं, उनको यूज़ करके पॉलीगॉन्स और लाइन सेगमेंट्स उनके नंबर्स फाइंड करने हैं। लेकिन उसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि कोलिनियर होंगे। वी हैव टू मेक लाइन सेगमेंट्स ऑन पॉलीगॉन्स बाय ज्वाइनिंग दिस पॉइंट व्हेन m पॉइंट्स आर कोलिनियर, यानी कि m की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर दैन और इक्वल टू 3 होगी। एज 2 पॉइंट्स आर सफिशेंट टू फॉर्म अ लाइन सेगमेंट, वो कह रहा है कि हमारे पास लाइन सेगमेंट बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 2 पॉइंट्स की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इफ़ m पॉइंट्स आर कोलिनियर देन ये हमारे पास लाइन सेगमेंट के लिए ये फिर फार्मूला यूज़ होगा। नीचे 2 ही रहेगा और NC2 माइनस MC2 प्लस m कर लेंगे। यहाँ पे n है कि गिवन पॉइंट आपको कितने दिए होंगे और m वो वैल्यू है कि जितने वो मेंशन करेगा कि इतने आपके पास हैं कोलिनियर पॉइंट है उसमें से। और 2 इसलिए यूज़ होगा क्योंकि लाइन सेगमेंट बनाने के लिए 2 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है और +1 ऐड कर लेंगे। ये फार्मूला है लाइन सेगमेंट के लिए। नंबर ऑफ़ लाइन सेगमेंट कितने होंगे जब उसमें से m पॉइंट आपके पास कोलिनियर हो। इसी तरह से टू फॉर्म अ ट्राइंगल एटलीस्ट 3 पॉइंट्स आर रिक्वायर्ड। अब आपको पता है कि ट्राइंगल बनाने के लिए 3 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि अगर m उसमें से कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो ये फार्मूला यूज़ होगा NC3 माइनस MC3, ये फार्मूला यूज़ होगा। इसी तरह से क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए आपको पता है कि 4 पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें से NC4 में से MC4 हम माइनस कर देंगे और m यहाँ पे कोलिनियर पॉइंट है। इसी को हम कंटिन्यू कर लेंगे तो जनरल फॉर्म आपके पास आ जाएगी कि
अब वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ पॉलीगॉन्स ऑफ आर साइड के, ऐसी पॉलीगॉन के जिसकी आर साइडें हैं और उसमें एम पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो ये फार्मूला यूज़ होगा। आपको ऐसे गिवन होगा कि आपने 5 पॉइंट्स को यूज़ करके ट्राइंगल बनानी है जिसमें से 2 पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो एन की वैल्यू यहाँ पे 5 होगी, आर की वैल्यू आपके पास 3 होगी और एम की वैल्यू आपके पास 2 होगी, क्योंकि आपने 2 पॉइंट्स कोलिनियर लिए हुए। इसी तरह से आप मैं अगर कहूँ कि 10 पॉइंट्स को यूज़ करके आपने क्वाड्रिलेटरल बनानी है और उसमें से 3 पॉइंट्स आपके पास या फिर 4 पॉइंट्स आपके पास कोलिनियर है, तो आप क्या करेंगे, एन आपके पास 10 होगा, आर की वैल्यू 4 होगी, क्योंकि क्वाड्रिलेटर बनाने के लिए आपको 4 पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है, और एम की वैल्यू आप जितने भी यहाँ पे आप मेंशन होगा कि कितने कोलिनियर पॉइंट हैं, वो एम की वैल्यू होगी। तो इन फार्मूलाज को आपने रिमाइंड कर लेना है। अगर फर्दर कोई इस लेक्चर तक यहाँ तक जितना भी लेक्चर हुआ इसमें कोई कन्फ्यूजन हुई है आपको समझने में, तो आप ज़रूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, देन आई विल फर्दर गाइड यू।